उनकी नीतियां तो कुछ रही नहीं, उनकी गवर्नेंस से नाराज हैं। तो इनकी आवाजों को एक चैनल मिलता रहे, सुब्रमण्यम स्वामी इनको भटकाए रखें, और इधर सरकार जो है ना तो जनता का ध्यान एप्स्टीन फाइल पे जाए, ना एलपीजी की किल्लत पे जाए, ना आने वाले समय में खाद पर जाए, और ना ही किसानों को जो ट्रेड डील से जो उनका नुकसान हो रहा है उस पर जाए। ये सब चीजों से हटाने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी की रस्सी को ढीला करके सरकार ने छोड़ा है। तो क्या वे आरएसएस और बीजेपी के जो लोग असंतुष्ट हैं उस तबके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? एक सवाल है। दूसरा ये है कि इतनी सारी बातें वो करते हैं, अमित शाह को हत्या से जोड़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एप्स्टीन फाइल से महिला सांसदों के साथ यौन उत्पीड़न से जोड़ देते हैं। उसके बाद भी अगर उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, तो हम लोगों को आंखें खोलकर और दिमाग खोलकर ये समझना पड़ेगा कि जहां ये जो जरा जरा सी बात पर बातचीत स्वतंत्र रूप से करने वाले प्लेटफॉर्म्स को हटा दिया जा रहा है, ब्लॉक कर दिया जा रहा है, उसमें सुब्रमण्यम स्वामी इस तरह से वायरल कैसे हो रहे हैं? ये तो सोचना पड़ेगा जी। ना। उनके ऊपर कोई हुँ। कार्यवाही नहीं हुई है, वो भी एक बात है। तो दिखता क्या है, और आपके प्लेटफॉर्म के जरिए से ये मैं अश्विनी वैष्णव जी को कहना चाहती हूँ कि याद रखिएगा, इतिहास को पढ़िए, और हमारा इतिहास ना पढ़िए, आप दूसरे देशों का इतिहास पढ़िए। जब जब तानाशाह ने इस तरह की इम्पोजिशन लगाने की कोशिश की है, चाहे वो हम हिटलर का उदाहरण, जो कि बड़ा कॉमन उदाहरण है, गोएबल्स जो था वो हमेशा गलत बातें फैलाता था और वो चलती थी, लेकिन जो लोग सच कहते थे, सही बात करते थे, उसे बैन कर दिया जाता था। तो फिर एक विरोध की क्रांति उठती है, और उस क्रांति को फिर आप नहीं रोक पाते हैं। 79A था, उसको हटा के सरकार ने एक सेक्शन 79 इसका ज्यादा प्रयोग कर रही है। हुँ। एक एक्ट को जो नीतियां गवर्न करती हैं, उस हुँ। नीतियों का भी एक सब नीति, मतलब एक और उसकी छोटी नीति बना के उसको ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया। यानी जो एक्ट अपने आप में इतना भयानक नहीं था, इतना तानाशाह एक्ट नहीं था, उस एक्ट को लागू करने के लिए जो नीतियां बनाई गई और फरवरी में जो घटना हुई वो और भी खराब हुई। फरवरी में जो 79 है, इसमें कंटेंट के लिए जो प्लेटफॉर्म है, अब वो सीधी तरह से जिम्मेदार नहीं रहेंगे। अब क्या है, 36 घंटे के अंदर इसको सरकार सीधे ये प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट ब्लॉक करने का हाँ। एक आदेश दे रही है। और यानी जी। आप देखिए, एक चैनल है जहां से सुधीर चौधरी वो कहते हैं, जो कि दूरदर्शन में है, सरकारी चैनल है, वो क्या कहते हैं हाँ। कि अब आप लोग हर एक व्यक्ति के लिए अलग-अलग डिश मत बनाइए, पूरे घर के लिए एक साथ खाना बनाइए। क्या ये अफ़वाह नहीं है? क्या नमस्ते, आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ निकिता मिश्रा। इस समय देश में गैस, पेट्रोल, डीजल की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है, मगर दूसरी तरफ इससे इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के सीनियर लीडर हो, वो लगातार कह रहे हैं कि गैस में कोई मतलब देश में कोई किल्लत नहीं है, सब स्टॉक पर्याप्त है। लेकिन हकीकत क्या है? और एक इससे इतर एक मामला ये चल रहा है कि लगातार बीजेपी के अपने कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी वो लगातार नए-नए चैनल पे जाकर के पॉडकास्ट के जरिए या अलग-अलग बयान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह पे बड़े-बड़े आरोप लगा रहे हैं, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं। और इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर जो एक समय में लेखिका हैं, उनके ऊपर जो उन्होंने किताब लिखा था मोदीनामा, वो भी बड़े आरोप किए। आज हम इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर, रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य, और इनको हम आपको बता नहीं सकते, इनके मतलब कोई परिचय के मोहताज नहीं है और हमारे चैनल पे लगातार आती। कैसी हैं मैम आप? मैं अच्छी हूँ निकिता, धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैम, देश में जिस हिसाब से ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध को लेकर के गैस की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है और एक तरफ से कहा जा रहा है कि देश में कोई संकट नहीं है, सब चंगा सी। क्या सच में सब चंगा सी? देखिए, आप और हम लाइनें देख रहे हैं, और आज तो मैंने आज तक चैनल की एक रिपोर्टिंग सभी ने देखी है कि जी। राजस्थान में, गुजरात में और मुंबई में कुछ प्लांट्स, कुछ कंपनियां बंद हो रही हैं, जिसके कारण जो प्रवासी मजदूर हैं वो पलायन कर रहे हैं। तो एलपीजी हाँ। का अगर संकट नहीं है, क्योंकि वो कमर्शियल जो सिलेंडर है उसकी ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे हमारे प्लांट में प्लास्टिक बनाने के कारखानों में भी पड़ती है। तो जी। बॉम्बे से गुजरात में जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ से अगर लोग पलायन कर रहे हैं और आज तक उसकी रिपोर्टिंग कर रहा है,
तो मुझे लगता है कि आज तक पर कार्यवाही करना चाहिए सरकार को। देखिए, गैस की किल्लत तो है, सरकार जी। कभी 5 दिन का, कभी 6 दिन का ऐसे स्टॉक बचा हुआ है ये कहती है और उसके हुँ, अलावा चूँकि सप्लाई आ नहीं रही है, तो आगे चल के फर्टिलाइज़र की भी कमी होने वाली है, ये भी लोगों को मालूम है। हाँ। तो सरकार इसको बचाना चाहती है। अब इस सरकार के साथ हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि इसको गवर्नेंस नहीं आती। आज तक 12 सालों तक सरकार जी, चलाई गई है मीडिया के द्वारा जनित प्रोपेगेंडा से और वही प्रोपेगेंडा आज भी जारी है, जबकि जो बाकी चैनल्स हैं वो दिखा रहे हैं कई जगहों पे अभी एक अरारिया का भी एक वीडियो हमने देखा, जहाँ पे लंबी गैस की लाइनें लगी हैं। बहरहाल, मैं अपना अनुभव ये बता दूँ कि अभी तक किल्लत समझ में नहीं आई है, लेकिन जो घर में हमारे काम करते हैं, वो लोग ज़रूर जी। शिकायत कर रहे हैं, वो लोग ज़रूर कह रहे हैं कि उन्हें लाइन में लगना पड़ सकता है। हालाँकि मुझसे 1-2 लोगों ने सिलेंडर उधार माँगा, मेरे पास उस समय एक्स्ट्रा था तो मैंने उन्हें दिया, लेकिन अब मैं खुद परेशान हूँ कि आने वाले दिनों में अगर 15 दिनों के अंदर अगर सिलेंडर खत्म हो जाता है, तो मेरे खुद के पास प्रॉब्लम है क्योंकि 25 दिन के पहले उसमें आप अपना नंबर नहीं लगा बुकिंग नहीं सकते। कर हुँ, ये छोटी-छोटी, छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स सबको दिखना शुरू हो गई हैं। अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन सरकार की तरफ से एक सुव्यवस्थित जो लोगों को बताना चाहिए कि स्टॉक बताइए आप, ट्रांसपेरेंटली जी, बताइए कहाँ क्या हो रहा है और उस हिसाब हाँ, से फिर लोग समझेंगे। तो तथ्यों के जी। साथ नहीं बता रही है सरकार, एक बार-बार विपक्ष को ये करके कि विपक्ष इसकी अफ़वाहें फैला रहा है। आप पूरा तथ्य बता दीजिए, कोई अफ़वाह नहीं फैलाएगा, है ना? ये बात तो हुँ। बिल्कुल सीधी दिखती है। जी। हर हर आपने अभी बोला आज तक ने रिपोर्ट की है। हर बार ये होता है कि विपक्ष की तरफ से कोई भी प्रवक्ता अगर उस डिबेट शो में है, किसी भी डिबेट शो में उसमें कहा जाता है कि एंकर की तरफ से कहा जाता है कि आप लोग अफ़वाह मत फैलाइए। ऐसा कोई भी नहीं, ऐसी कोई किल्लत नहीं है देश में और अब वही चैनल ये दिखा रहा है कि असल में दिक्कत है और जो पलायन हो रहा है, जो प्रवासी मज़दूर हैं, वो अब मजबूर होकर के घर वापस जा रहे हैं क्योंकि उनके पास खाना बनाने के लिए भी गैस नहीं है। तो क्या वाक़ई विपक्ष अफ़वाह फैला रहा है या फिर सरकार की तरफ से सफाई नहीं दी जा रही है? अफ़वाह फैलाने का काम इस वक़्त तथाकथित जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुख्यधारा का मीडिया कहते हैं, उसकी है। इसलिए वो हमें मना करता है कि आप मत फैलाइए अफ़वाह, हम ही फैलाएँगे अफ़वाह और वो अफ़वाह हमेशा वो होती है कि जो आम नागरिक को भ्रम में डाल दे। यानी जी, आप देखिए, एक चैनल है जहाँ से सुधीर चौधरी वो कहते हैं जो कि दूरदर्शन में है, सरकारी चैनल है, वो क्या कहते हैं हाँ, कि अब आप लोग हर एक व्यक्ति के लिए अलग-अलग डिश मत बनाइए, पूरे घर के लिए एक साथ खाना बनाइए। क्या ये अफ़वाह नहीं है? क्या ये लोगों को नहीं ठेलता इस तरफ सोचने के लिए कि जब आप हुँ, ये कह रहे हैं कि आप अलग-अलग सबके लिए खाना मत बनाइए, इसका अर्थ क्या है? क्यों सुधीर चौधरी ऐसा बोल रहे हैं? जबकि वो सरकारी माउथपीस है दूरदर्शन। तो उसके हुँ, बाद अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में तो आएगा कि भई आज तक तो आपको कोई परवाह नहीं थी कि हम अपने घर में कुछ सबके लिए अलग-अलग बन रहा है, कि सबका एक खाना बन रहा है, कि हम बाहर से मँगवा रहे हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरे एक और है, एक हिंदुस्तान टाइम्स शायद वो चैनल है जिसके व्यक्ति हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, डब्बे वालों की बात कर रहे हैं कि मुंबई के डब्बे हुँ, वाले जो हैं परेशान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं आगे नहीं पहुँचा पाएँगे। तो अफ़वाहें इस तरह से उड़ती हैं। कोई विपक्ष, कोई नहीं उड़ाता अफ़वाह, लेकिन सरकार की तरफ से एकदम क्लियर, स्पष्ट इस तरह की ताकीद क्यों नहीं की जाती? एक स्टैंडर्ड निर्णय करके, स्टैंडर्ड नियम बना के क्यों नहीं दिए जाते कि भई आपको ये जी, बताना है और यही इसका सच है। क्योंकि अगर आप सच नहीं बताएँगे तो कहीं न कहीं से छन के आ जाती हैं खबरें, स्रोतों की हुँ, तरफ से, सोर्सेज़ की तरफ से बिल्कुल, आजकल जो आया करती हैं। लेकिन हुँ, अगर आप ही सच बता देंगे, पर सरकार को इस तरह की समझ नहीं है। ट्रांसपेरेंसी से किस तरह से, सभ्यता से, शालीनता से, बुद्धिमत्ता से कैसे सरकार चलाई जा सकती है, इसका सरकार को 12 सालों के बाद भी इसकी समझ नहीं बन पाई है और यही दुर्भाग्य है, नहीं तो कहीं पर कोई या फिर हो सकता है कि सरकार का तरीका हो कि जानबूझ जी, के बातों को पूरी तरह नहीं बताना, ट्रांसपेरेंटली पूरे देश को अपना जो पोजीशन है वो नहीं बताना, जिससे बार-बार ये कह सकें कि ये विपक्ष कर रहा है, ये विरोधी कर रहे हैं, ये पाकिस्तान चले जाने वाले लोग हैं, ये इस तरह की बात करने के लिए ये नैरेटिव बनाने की कहानी हो सकती है। तो कोई भी सरकार हो दुनिया की, अपने देश के नागरिकों को तो वो सच बताती ही है और अपने देश के नागरिकों को इसी तरह से वो तैयार करती है कि आगे क्या होने वाला है। ये सरकार वो नहीं कर रही है, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये सरकार को गवर्नेंस चलाने में इतनी अयोग्यता है कि उसको समझ नहीं बन रही है, पारदर्शिता से अच्छा कोई और तरीका नहीं होता, या फिर सरकार खुद चाहती है कि नैरेटिव बनते रहे,
आपस में लोग लड़ते रहें, विभक्तिकरण होता रहे, कोई कहता रहे कि गैस है, कोई कहता रहे नहीं है, और जो मीडिया है वो दिखा भी रहा है अब, तो ये तो साफ में नज़र आ रहा है कि अब दोनों बातों में जो विरोधाभास है वो लोग देख पा रहे हैं खुद। आप पारदर्शिता की बात कर रही हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है सरकार में। सरकार तो कहती है डंका बज रहा है। देश जी। में, देश भर में क्या विदेशों में डंका बज रहा है भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद देश में इतना ज्यादा कल्याण हुआ है कि अब लोग बोल पा रहे हैं, मुखर हो रहे हैं, लोग अपनी आवाज उठा पा रहे हैं। और अब एक खबर ये भी आ रही है कि कई सारे फेसबुक बंद कर दिए जा रहे हैं, कई सारे चैनलों के, कई सारे यूट्यूब चैनल बंद किए जा रहे हैं, अकाउंट बैन किए जा रहे हैं। तो क्या हकीकत क्या है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में आने के बाद लोग मुखरता से बोल पा रहे हैं या क्या है? देखिए, संविधान का जो आर्टिकल 19 है, वो सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और ये किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। बेस यही है कि हम अभिव्यक्ति जो है स्वतंत्र होती है, एक मौलिक अधिकारों में से एक है। और डिजिटल युग में अभिव्यक्ति कहाँ से होती है? वो सोशल मीडिया से होती है। तो एक रूल ज़रूर था, जो 2000 का है वो एक्ट, जिसका 69 ए ये रूल था, जी। देश हम्म। की सुरक्षा या अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में सरकार किसी कंटेंट को ब्लॉक कर सकती थी, लेकिन इतना आसान नहीं था वो ब्लॉक करना। मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल आपको छुट्टी, खुली छूट दे दी गई हो, ऐसा नहीं था। इसके साथ हम्म। एक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। पहले हर काम ना प्रक्रिया से होता था। अगर कोई चीज आप देखेंगे, जो भी सिस्टम जो सेट है उसमें जवाबदेही थी। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या थी कि एक कमेटी बनेगी, वो जांच करेगी, संबंधित व्यक्ति जो अपने प्लेटफॉर्म पर जो बात कह चुका है, उसका वो ब्लॉक क्यों करना चाहती है सरकार, उसको अपनी बात रखने का एक मौका हम्म। दिया जाएगा। और पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे, दोनों तरफ से जरूरी था, यानी कि जिसने अभिव्यक्ति की है वो भी और सरकार भी। लेकिन अब क्या जी। हुआ, 69 ए था, उसको हटा के सरकार ने एक सेक्शन 79 इसका ज्यादा प्रयोग कर रही है। हम्म। यानी एक एक्ट को जो नीतियां गवर्न करती हैं, उस हम्म। नीतियों का भी एक सब नीति, मतलब एक और उसकी छोटी नीति बना के उसको ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया। यानी जो एक्ट अपने आप में इतना भयानक नहीं था, इतना तानाशाह एक्ट नहीं था, उस एक्ट को लागू करने के लिए जो नीतियां बनाई गई और फरवरी में जो घटना हुई वो और भी खराब हुई। फरवरी में जो 79 है, इसमें कंटेंट के लिए जो प्लेटफॉर्म है अब वो सीधी तरह से जिम्मेदार नहीं रहेंगे। अब क्या है, 36 घंटे के अंदर इसको सरकार सीधे ये प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट ब्लॉक करने का एक हाँ। आदेश दे रही है। और इसके अलावा उसमें कुछ ऐसे लोगों को डाल दिया, ये समझ नहीं आ रहा है कि डीआईजी रैंक के लोग या जो पुलिस के रैंक के लोग हैं, इन लोगों को उसमें अधिकार दे गए हैं। तो इसमें चिलिंग इफेक्ट क्या होता है लोगों के ऊपर कि अरे ये बिना किसी स्पष्ट कारण के भी हटाया जा सकता है, तो लोग फिर अपनी अभिव्यक्ति को खुद सीमित करने लगते हैं। और ये पूरे केवल व्यक्तिगत उस व्यक्ति के स्तर पर नहीं होता है, ये पूरे समाज को प्रभावित करता है, क्योंकि जो एक सार्वजनिक विमर्श है, वो आलोचना जी। जो कर सकते हैं, उसकी संस्कृति को ये प्रभावित करता है, तो लोग डरने लग जाते हैं। लेकिन एक बात और है, और आपके प्लेटफॉर्म के जरिए से ये मैं अश्विनी वैष्णव जी को कहना चाहती हूँ कि याद रखिएगा, इतिहास को पढ़िए, और हमारा इतिहास ना पढ़िए, आप दूसरे देशों का इतिहास पढ़िए। जब जब तानाशाह ने इस तरह की इम्पोजिशन लगाने की कोशिश की है, चाहे वो हम हिटलर का उदाहरण, जो कि बड़ा कॉमन उदाहरण है, गोएबल्स जो था वो हमेशा गलत बातें फैलाता था और वो चलती थी, लेकिन जो लोग सच कहते थे, सही बात करते थे, उसे बैन कर दिया जाता था। तो फिर एक विरोध की क्रांति उठती है और उस क्रांति को फिर आप नहीं रोक पाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि ये देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र को अपने दायरे में रखते हुए, अभिव्यक्तियों को जगह देते हुए, और वो सारे तरीके, जरिए, जैसे जी। कार्टून या कोई गाना या कोई सटायर, इनके जरिए जो अभिव्यक्ति की जाती है, जो पूरी तरह अहिंसक होती है, उसमें कोई असत्य नहीं होता, उसे बोलते रहने का, अभिव्यक्ति को करते रहने का अवसर देते रहना चाहिए। अगर आप सबको बैन करेंगे तो एक दिन लोगों का जो आक्रोश उठेगा, उसे आपके लिए संभालना मुश्किल होगा। तो फिर आप इतिहास से इस तरह नदारद होंगे कि कोई आपके बारे में बात नहीं करना चाहेगा। इसलिए मैं ये बात
खास तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, पढ़े जी। लिखे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रहे हैं, उन्हें खुद को मालूम है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है। लेकिन उन्हें याद रहना चाहिए कि जो भारत देश है, लोकतंत्र डंडे के जोर से नहीं चलता, अनुशासन से जरूर चलता है, लेकिन आप डंडे से नहीं चला सकते। इसलिए इस तरह के कारनामे बंद करिए, नहीं तो काफी संख्या में लोग आपसे असंतुष्ट होंगे और वो असंतोष जो है वो आपकी सरकार के पलायन का सबसे बड़ा कारण बनेगा। जी। आपने बोला आलोचना से डर रही है सरकार। हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच के छाती वाले प्रधानमंत्री आलोचना से कैसे डर सकते हैं? और प्रधानमंत्री किसी चैनल के शब्दों से कैसे डर सकते हैं, जबकि वो प्रधानमंत्री हैं? कई विपक्ष के नेता लगातार कह रहे हैं कि जो पत्रकार या जो इन्फ्लुएंसर खुल करके सरकार की आलोचना कर रही है, उनसे डर डर है और उनके चैनल बंद किए जा रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? सरकार में वो हैं, मंत्री मैं तमाम उनके हैं। मैं चैनल्स का नाम लूंगी, पॉलिटिक्स का, नेशनल दस्तक का और एक और चैनल, जी। 3-4 के ऊपर कार्यवाही हुई है। किसी का फेसबुक पेज बंद किया है, किसी का यूट्यूब से कंटेंट हटवाया गया है। तो एक चीज आप देखिए, आप पूरे वैश्विक परिदृश्य में देखिए, जो जितना बड़ा डरपोक होता है वो आलोचना से उतना डरता है। हमने बीजेपी के लोगों को ये कहते सुना और बहुत सारी आम जनता भी कहती थी कि मनमोहन सिंह जी जो हैं वो चुप रहते हैं, वो बोलते नहीं हैं, वो मौन मोहन सिंह हैं, लेकिन आप देखिए उनके एक्शन बोलते थे। उन्होंने कभी हुँ, किसी पर इस तरह की पाबंदियाँ नहीं लगाई। पूरी यूपीए के सरकार में ये पूरा का पूरा जो मीडिया तंत्र था, इसने एक झूठी प्रोटेस्ट को इतना आगे बढ़ा दिया कि एक सरकार जो सुव्यवस्थित रूप से चल रही थी वो गिर गई और उसके बाद मीडिया के ऊपर पूरी तरह एक पार्टी ने काबू कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते ज़रूर हैं कि आपको आलोचना करना चाहिए, लोकतंत्र में आलोचना का स्थान है, लेकिन खुद बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ भी जाते हैं, आपने सुना होगा, हुँ, वहाँ कोई उस दायरे में काले कपड़े पहनकर नहीं आ सकता। परसों मैंने एक जब ज़ेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा था 2 हाँ, दिन पहले, तो मैंने ट्विटर पर लिखा था, उनके ठीक पीछे उनका जो कमांडो था, वो काले कपड़े पहना था और उसके साथ-साथ जो बोर्ड था, जिसका अनावरण करके ज़ेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, वो भी काला हुँ, था। तो मैंने ये लिखा कि आप कितना ही चाहें किसी रंग को बाहर करना, पर वो रंग ठीक आपके मंच पे आपके सामने आके खड़ा हो गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना जिस चीज़ से डरते हैं, वो चीज़ उतना ही उनका पीछा करती है। अभी वो सत्ता जाने से डरते हैं, सत्ता जाकर रहेगी क्योंकि उनके जो काम हैं, वो लोकतंत्र के हिसाब से कतई नहीं हैं। और इसके साथ-साथ एक ख़ास बात ये भी है कि जी, उन्होंने देश की जो एक परंपरा थी, पंचशील के सिद्धांत या गुटनिरपेक्षता, उसको दरकिनार करके जो अपना नया एक चलाया है, जिसमें विदेश नीति ही हमारी ठप हो गई है। किसी को कुछ मालूम ही नहीं है कि सरकार कब क्या निर्णय लेगी। कोई स्थापित विदेश नीति के साथ वो नहीं है। उसके कारण देश की और छवि गिर रही है। हमारे से छोटे-छोटे देश आगे बढ़ जा रहे हैं। उनको वैश्विक पटल पर ज़्यादा महत्व मिल रहा है और हम जो कि 140 करोड़ लोगों का देश हैं और जिसके कारण प्रधानमंत्री की जो ग्लोबल रेटिंग बढ़ती है, क्योंकि अगर हम 140 करोड़ हैं और हमारे अलावा दूसरे भी देशों में भारत के 5 4-5 करोड़ लोग रहते हैं पूरे विश्व में, 200 जी, 250 देशों में, तो जिसके कारण वो सभी अगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री का नाम लिखेंगे तो नेचुरली संख्या के आधार पर ग्लोबल रेटिंग बढ़ेगी। लेकिन क्या हुँ। परंपरा के हिसाब पर, क्या सिद्धांत के हिसाब से हम उस ग्लोबल रेटिंग को सच में कन्फर्म कर पाते हैं? क्या हम उसको पूरी तरह अपने ऊपर लागू होता देख पाते हैं? कतई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पर भी वैश्विक पटल पे तो नहीं चाहे जा रहे हैं, बस संख्या के आधार पे उनकी ग्लोबल रेटिंग को आगे बढ़ा दिया जा रहा है। आपस में ये वो है कि अंधा बाटे रेवड़ी छीन-छीन के दे। मीडिया जो है मोदी जी को कह देता है कि ये ग्लोबल लीडर में सबसे आगे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे मीडिया को कह देते हैं कि हमारा मीडिया तो बड़ा अच्छा है, नंबर 1 पर है। आपने मनमोहन सिंह जी का नाम लिया। मनमोहन सिंह जी की चर्चा कल हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा। लगातार वो संसद में कहा कि हमारे रुपया गिरता जा रहा है लगातार, उसकी स्थिति साफ तौर पे जो दिखाई दे रही है, उसको वो कहती हैं कि रुपया सब ठीक है, बहुत सही है और मैं मनमोहन सिंह जैसा नहीं बनना चाहती हूँ, नहीं बनूँगी। तो इस पे क्या है?
क्या रुपए की स्थिति सही है? वाक़ई सब कुछ सही है? जो आँखों से दिखता है उसे कैसे नकार सकते हैं? भई अफ़गानिस्तान के 1 रुपये में हमारा ₹1.5 आ रहा है, यानी कि हम अफ़गानिस्तान से भी नीचे चले गए। हम हमेशा कब तक पाकिस्तान को देखते रहेंगे? वित्त मंत्री पढ़ी-लिखी हैं, वित्त मंत्री लेकिन पढ़े-लिखे होने के साथ-साथ कभी भी जनप्रतिनिधि नहीं बनी, वो हमेशा राज्यसभा से आई हैं, इसीलिए बेहद अकड़ू, दंभी और बहुत ही अशालीनता से बात करती हैं। ऐसा लगता है हमेशा वो बेलन लेके लड़ने निकल आई हैं सबसे। संसद है, संसद की एक सभ्यता है, एक गरिमा है। संसद में जी। आपके कलीग होते हैं, वहाँ पर हर समय आपसे झगड़ा करने के लिए कोई नहीं होता है। अपनी बात को सभ्यता से भी सामने रखा जा सकता है, जो निर्मला सीतारमण जी के बस में नहीं है। जो सामने क्या दिख रहा है? डेटा फज करने के बावजूद। आपने देखा होगा कि बार-बार कह देते हैं हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, तीसरी बन गए, लेकिन उसका खंडन आ जाता है। हुँ, आईएमएफ ने हमारी जो आंकड़े हैं, उसके कारण अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को सी ग्रेडिंग पे रखा हुआ है। तो हुँ। हम कहीं पर भी सिर्फ निर्मला सीतारमण जी इंग्लिश बोल लेती हैं, कम्युनिकेट कर लेती हैं, जिसके कारण शायद प्रधानमंत्री जी को लगता है कि वो काफ़ी काबिल हैं। लेकिन जब से वो आई हैं, देश की अर्थव्यवस्था को सिर्फ प्रचार तंत्र के कारण आगे बढ़ाया हुआ दिखाया गया है। अगर प्रति व्यक्ति आय हमारी 100 हम 20वें पायदान से भी नीचे हैं, तो फिर इस तरह की बातें करने का कोई अर्थ नहीं होता। निर्मला सीतारमण अनस्किल्ड हैं। हम जैसे नॉर्मल लोग जिनका इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं है, लेकिन जब वो अपने तर्क देती हैं, तो उनमें तथ्यों का पूरी तरह अभाव होता है। जब वो तर्क दे रही थी, तो उन्होंने तर्क में क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ग्लोबल सबसे बड़े लीडर हैं। अरे आप अर्थव्यवस्था की बात करिए, प्रधानमंत्री का ग्लोबल लीडर होना नहीं होना तो सब प्रचार तंत्र का काम है। आप बताइए ना कि रुपया क्यों 95 पर आ गया? क्यों शतक लगाने जी। की तरफ दौड़ रहा है? इसका क्या जस्टिफिकेशन? उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो निर्मला सीतारमण चूँकि वे जनप्रतिनिधि के रूप में कभी नहीं चुनी गई, इसलिए ना केवल वो अपने सवाल-जवाबों से डरती हैं, इस सरकार का जो लाक्षणिक गुण है, वही निर्मला सीतारमण जी उसका एक जीता-जागता स्वरूप है, जिसमें अहंकार है, जिसमें अपारदर्शिता है और जिसमें असभ्यता है, ना भाषा की मर्यादा है, ना अभिव्यक्ति की मर्यादा है। ये सारी चीज़ें ये बता देती हैं कि निर्मला सीतारमण एक बिल्कुल ही असफल और अयोग्य वित्त मंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इस समय शायद उनका कोई विकल्प नहीं है। कई ऐसे मंत्री हैं जिनका कोई विकल्प नहीं है और वही-वही दोहराए जाते हैं। तो इसलिए निर्मला सीतारमण का जो भी बयान है, मैं समझती हूँ इग्नोर करने के लायक है। एक देश के काबिल वित्त मंत्री का बयान नहीं है वो। ख़ैर, एक समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं थे और जब रुपए की कीमत गिरती जा रही थी और डॉलर बढ़ता जा रहा था, तब ये नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा था कि जब मनमोहन जी की सरकार थी, तो ऐसे कैसे रुपया गिर सकता है? और अब तमाम सरकार की जो तंत्र हैं, वो सब शांत है इस मामले पे। लेकिन इससे इतर एक मामला इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी छाया हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के कद्दावर नेता, वो गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के काफ़ी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। इसपे क्या है? निकिता क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्या ये डाइवर्ट करने की राजनीति हो रही है? क्या ये रणनीति अलग है? निकिता, एक तो मैं एक चीज़ और बोलूँगी, हम जो बात कर रहे थे निर्मला सीतारमण जी की, उस पर एक बात और कहूँगी कि निर्मला सीतारमण जी में इतनी योग्यता नहीं है कि वो मनमोहन सिंह जी से अपनी तुलना भी कर सकें। वे कहीं जी। तक भी पासंग भर भी मनमोहन सिंह जी जैसे विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, जिनके बारे में ओबामा ने कहा था कि अब जब मनमोहन सिंह जी हैं और भारत जब बोलता है तो दुनिया सुनती है, जिसको बाद में चोरी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद के ऊपर चस्पा करवा लिया राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो निर्मला सीतारमण कद में कहीं पर भी पासंग भर भी इतने प्रसिद्ध विश्व के अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के आस-पास भी उनका कद नहीं है। इसलिए अगर वो इस तरह की बयानबाजी करती हैं, तो इससे उनकी अपरिपक्वता और अनस्किल्ड होना और भी झलक के आता है। अब आपका वो सवाल कि जिसमें जी। सुब्रमण्यम स्वामी चर्चा में हैं, करीब ढाई सालों से हम देख रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब कई बिल्कुल। बातें इसमें आती हैं, क्या सुब्रमण्यम स्वामी को सरकार से कुछ और पाने की उम्मीद थी, क्या वो उन्हें नहीं मिल रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, इस तरह के सनसनीखेज काम उन्होंने पहले भी किए थे। हुँ। जब एक राफ़ेल डील हुई थी, तब उन्होंने ही पहली बार जाके सुप्रीम कोर्ट में
एक केस लगाया था और उस केस का तो खैर जो होना था वो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने सनसनी तब भी फैलाई थी। बहुत घटिया बयानात हैं उनके जो मिल जाएँगे, जो उन्होंने कांग्रेस की तब की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कहा था और हम सब उसे कभी नहीं भूल सकते। नहीं, तब तो तो मैं वो कांग्रेस में नहीं थे ना, वो कांग्रेस के नेता नहीं थे। लेकिन अब जिस पार्टी के वो नेता हैं, उसी पार्टी के सीनियर लीडर के बारे में कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं, गृह मंत्री के बारे में कह रहे हैं। आप इजाज़त दें तो अपनी बात खत्म कर लूँ। मैं ये कह रही थी कि जब यूपीए की जी, जी। सरकार थी, कि सुब्रमण्यम स्वामी को सनसनी फैलाने का शौक है। मुझे ऐसा लगता बिल्कुल। है कि तब वो उस तरह की जो बातें करते थे जिनका कोई दरअसल कहीं कोई जड़ें नहीं थी उनकी, तब भी वो वैसी ही बात करते थे। अब लगता है उन्हें हाशिए पर बीजेपी ने धकेल दिया है, तो वो मुख्य पृष्ठ पर आने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और अभी से नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा लगभग 2.5 साल से वो ज़्यादा मुखर हुए हैं। अब इसमें 2-3 सवाल आते हैं। क्या वे आरएसएस और बीजेपी के जो लोग असंतुष्ट हैं, उस तबके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? एक सवाल है। दूसरा ये है कि इतनी सारी बातें वो करते हैं, अमित शाह को हत्या से जोड़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एप्स्टीन फाइल से महिला सांसदों के साथ यौन उत्पीड़न से जोड़ देते हैं। उसके बाद भी अगर उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, तो हम लोगों को आँखें खोलकर और दिमाग खोलकर ये समझना पड़ेगा कि जहाँ ये जो ज़रा-ज़रा सी बात पर बातचीत स्वतंत्र रूप से करने वाले प्लेटफ़ॉर्म्स को हटा दिया जा रहा है, ब्लॉक कर दिया जा रहा है, उसमें सुब्रमण्यम स्वामी इस तरह से वायरल कैसे हो रहे हैं? ये तो सोचना जी। पड़ेगा ना। उनके ऊपर कोई हुँ। कार्यवाही नहीं हुई है, वो भी एक बात है। तो दिखता क्या है कि कोई बड़ी घटना होने वाली है देश में। कोई ऐसा निर्णय जो संवैधानिक रूप से बहुत गलत हो, सरकार बहुत पहले से चाह रही हो लेकिन कर नहीं पा रही हो, तो उसकी पूर्व तैयारी के लिए सुब्रमण्यम स्वामी को ऐसे लोग जो सरकार के प्रति असंतुष्ट होते हैं और मेरे ख्याल से इस समय तो भारत में 60% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज़ हैं, उनकी नीतियाँ तो कुछ रही नहीं, उनकी गवर्नेंस से नाराज़ हैं, तो इनकी आवाज़ों को एक चैनल मिलता रहे, सुब्रमण्यम स्वामी इनको भटकाए रखें और इधर सरकार जो है, ना तो जनता का ध्यान एप्स्टीन फाइल पे जाए, ना एलपीजी की किल्लत पे जाए, ना आने वाले समय में खाद पर जाए और ना ही किसानों को जो ट्रेड डील से जो उनका नुकसान हो रहा है, उस पर जाए। ये सब चीज़ों से हटाने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी की रस्सी को ढीला करके सरकार ने छोड़ा है। तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा स्कैंडलाइज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि सुब्रमण्यम स्वामी कोई दिमाग वाली बात कर रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। अब हम इसे यहीं खत्म करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए। आपका भी धन्यवाद।